नमस्कार। हिंदी के चैनल प्रोफेसर विद्यावती पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव के रहने वाले थे। इनके माता पिता धार्मिक विचारों के थे। उनकी धार्मिकता का प्रभाव गुप्त जी पर भी पड़ा। ये रामानंदी संप्रदाय को मानते थे। गुप्त जी की शिक्षा मैथिली शरण गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा चिरगांव में ही हुई। इन्होंने घर पर रहकर ही स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत और बंगला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। सादा जीवन, उच्च विचार तथा गांधीवादी आचरण इनके जीवन का मूल मंत्र था। इनकी पहली कविता हेमंत थी, जो सन 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य में योगदान 1912 में प्रकाशित इनकी रचना भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार बनी। इस रचना में व्याप्त राष्ट्रवादी विचारों के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। गुप्त जी की रचनाएं, इनके काव्य जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, पद्य प्रबंध, विरहिणी ब्रजांगना, किसान, विकट भट्ट, शकुंतला, प्लासी का युद्ध, नहुस, सैरंध्री, मेघनाथ वध, ऋतु संहार, गुरुकुल। गुप्त जी की साहित्य की विशेषताएं। राष्ट्र भावना, इनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना सर्वोपरि रही। भारत भारती गुप्त जी की पहली ऐसी काव्य रचना है जिसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर गुंजायमान है। इस कविता में कवि ने भारत की प्राचीन वैभव गाथा का गान किया है और वर्तमान पर खेद व्यक्त किया है। सामाजिक जागरण, सामाजिक जागरूकता का स्वर भी इनकी कविताओं में सुनाई देता है। इन्होंने समाज को जागृत करके आज़ादी के लिए प्रेरित किया। नारी के प्रति भावना, नारी के प्रति इनकी जो भावना थी वह करुणामयी थी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। गुप्त जी ने नारी को प्रेरणा की मूर्ति भी स्वीकार किया। उर्मिला के त्याग से लक्ष्मण की तपस्या फलीभूत हुई और यशोधरा के त्याग से गौतम को सिद्धि मिली। ऐसा इनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण, गुप्त जी ने अपने काव्य में प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन किया है। इनके काव्य की पंक्ति, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा की जो सुंदर किरणें हैं वह जल में और धरती पर चारों तरफ जब बिखरी हुई हैं तो अत्यधिक सुंदर लग रही हैं। वह चांदनी धरती और आसमान दोनों में छाई हुई है। इस प्रकार प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। गुप्त जी के काव्य में भक्ति भावना, गुप्त जी राम की मूर्ति की ही भक्ति करते थे। राम भक्त होते हुए भी वह उदार कवि थे। गांधीवादी विचारधारा, गुप्त जी पर गांधीवादी प्रभाव उनके काव्य में स्पष्टतः झलकता है। कहीं वे अछूतो उद्धार की बात करते हैं
तो कहीं अहिंसा की। जब राम की ओर प्रस्थान करने लगे तो अयोध्या वासियों ने सत्याग्रह करवाया था। राम जब वनों की ओर जा रहे थे ताकि वे उन्हें छोड़कर न जाएं। वो पंक्तियां, राजा हमने राम तुम ही को है चुना, करो न तुम यो हाय लोक मत अनसुना, जाओ यदि जा सको रोंद हमको यहाँ, यूं कह पर लेट गए बहुजन वहाँ। गुप्त जी के काव्य का भाव सौंदर्य के अतिरिक्त जो कला सौंदर्य है वह भी उच्च कोटि का है। इनके काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अत्यंत सरल शब्दों में अपने भाव को उन्होंने व्यक्त किया है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुछ देशज शब्दों का भी प्रयोग अपनी काव्य भाषा में इन्होंने किया है। साथ ही मुहावरे, लोकोक्तियाँ व परंपरागत अलंकारों का प्रयोग किया है। वास्तव में गुप्त जी ने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय जनमानस को एक नई दृष्टि प्रदान करने में पूर्ण सफलता पाई है। वे राष्ट्रीय काव्य धारा के महान कवियों में से एक थे।